दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का ये 24वां भाग है और इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और संगठन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इसमें हम संयुक्त राष्ट्र, सार्क, आसियान की स्थापना, गठन, सदस्यता आदि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये वीडियो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो है, संयुक्त राष्ट्र शब्द को किसने बनाया है? यानी संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशन शब्द जो है वो किसके द्वारा बनाया गया है या इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन है आपके रूजवेल्ट, नेहरू, चर्चिल या फिर स्टालिन। तो सही उत्तर है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र शब्द को अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने बनाया था। 1 जनवरी 1942 को वाशिंगटन में अटलांटिक चार्टर का समर्थन करने वाले 26 देशों ने संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पर हस्ताक्षर किया था और यहीं पर पहली बार राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा अभिकल्पित नाम संयुक्त राष्ट्र का प्रयोग किया गया था। तो सही उत्तर है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र शब्द को गढ़ने वाले फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके 19 दिसंबर, 19 सितंबर, 12 दिसंबर या फिर 12 सितंबर। तो सही उत्तर है दोस्तों, 12 सितंबर को दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है और ये दिवस नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के लिए विकसित विकासशील देशों में उत्तर दक्षिण संवाद की शुरुआत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के तहत सामूहिक सुरक्षा का प्रथम प्रयोग किस वर्ष में किया गया था? संयुक्त राष्ट्र के तहत सामूहिक सुरक्षा या कलेक्टिव सिक्योरिटी का प्रथम प्रयोग किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है आपके 1947, 1948, 1949 और 1950। तो सही उत्तर है दोस्तों, 1950 में कोरिया संकट के समय संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र में सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का प्रयोग पहली बार किया गया था और यूएनए द्वारा यह पहली सामूहिक सुरक्षा कार्रवाई थी जिसको कि संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र के 7वें अध्याय की धाराओं में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कौन सा वर्ष प्रथम मानवाधिकार वर्ष के रूप में घोषित किया गया था? ऑप्शन है आपके 1963, 1966, 1968 या फिर 1970। तो सही उत्तर है दोस्तों, 1968 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रथम मानवाधिकार वर्ष के रूप में घोषित किया गया था और इसमें 84 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इसी सम्मेलन में 1968 को प्रथम मानवाधिकार वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा भी की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूडीएचआर का पूर्ण विस्तार कीजिए। तो सही उत्तर है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, यानी मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसंबर 1948 को सर्वसम्मत से स्वीकार की गई थी और यूएचडीआर का सही विस्तार है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये न केवल राजनीति विज्ञान के लिए बल्कि सामान्य अध्ययन जीएस और जीके के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, हर वर्ष मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें हम आपको ऑप्शन नहीं बताएंगे। सही उत्तर है 10 दिसंबर को हर वर्ष मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल कितनी धाराएं हैं? ऑप्शन है 111, 119, 121 या 123। तो सही उत्तर है, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कुल 111 धाराएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों लंदन में। देखिए, ऑप्शन है लंदन, यूएसए, जिनेवा और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है, संयुक्त राष्ट्र का प्रथम अधिवेशन 10 जून 1946 को लंदन में हुआ था।
कौन सा सीटों का अंग नहीं है? ऑप्शन है सभा, परिषद, सचिवालय और कार्य समूह, पहरुआ समितियां। तो दोस्तों सीटों क्या है? सीटों एक क्षेत्रीय सुरक्षा संगठन है और 8 सितंबर 1954 को दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के लिए ये एक सैन्य गठबंधन था। तो सही उत्तर है दोस्तों इसमें सभा जो है सीटों का अंग नहीं है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, दक्षिण पूर्व एशिया देशों का सैन्य गठबंधन सीटों है और 8 सितंबर 1954 को इसकी स्थापना की गई थी और एक प्रकार से देखा जाए 30 जून 1977 को इसका अस्तित्व समाप्त हो गया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस अनुच्छेद में महासभा की शक्तियों और कार्यों का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है आपके चार्टर के 6वें अनुच्छेद में, 10वें अनुच्छेद में, 11वें अनुच्छेद में और 8वें अनुच्छेद में। तो सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के 11वें अनुच्छेद में महासभा यानी जनरल असेंबली की शक्तियों और कार्यों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र चार्टर को किस एक सम्मेलन में अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन देखिए, मास्को सम्मेलन, याल्टा सम्मेलन, डम्बर्टन ओक्स सम्मेलन या फिर सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। तो सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र चार्टर को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में अंगीकृत किया गया था। दोस्तों अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1 जनवरी 1942 को ब्रिटेन, रूस, चीन के तथा अन्य 26 देशों का एक सम्मेलन हुआ था। इसमें यह निर्णय हुआ कि युद्ध का सामना ये राष्ट्र मिलकर करेंगे और संयुक्त राष्ट्र को संयुक्त राष्ट्र नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, 1 जून 1945 को जब सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ के इन राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ तो इस समय राष्ट्रों की संख्या 50 हो गई थी और संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र, प्रस्तावना और अनुच्छेद 111 के साथ इसको अंतिम रूप दिया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा देश यूएन के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? ऑप्शन है भारत, ताइवान, यूके, ब्राज़ील। तो इसमें यूके जो है यूनाइटेड किंगडम ये सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी सदस्यों में कौन है? अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, कौन एक संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन देखिए, युद्ध को रोकना और शांति स्थापित करना ये उद्देश्य है, मानव अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति सम्मान ये भी है, और क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना, अंतरिक्ष को जीतना और इस पर शोध करना ये संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य नहीं है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों राष्ट्र संघ की असफलता के बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी और इसका कार्य युद्ध को रोकना, शांति स्थापित करना, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति जो है सहयोग और सम्मान जगाना है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का है। मार्टिन कैप्लान के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में कितने प्रतिमान होते हैं? ऑप्शन देखिए 4, 6, 8 और 10। तो सही उत्तर है 6 प्रतिमान होते हैं। मार्टिन के जो व्यवस्था सिद्धांत में उन्होंने इसका वर्णन अपनी पुस्तक सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वर्णन किया है। वो मार्टिन कैप्लान द्वारा जो वर्णित शक्ति संतुलन व्यवस्था के 6 प्रतिमान हैं वो है शक्ति संतुलन, शिथिल द्विध्रुवी व्यवस्था, दृढ़ द्विध्रुवी व्यवस्था, सार्वत्रिक कार्यकर्ता निकाय और हायरार्किकल इंटरनेशनल निकाय और इकाई वीटो निकाय। ये मार्टिन कैप्लान के व्यवस्था सिद्धांत के 6 मॉडल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर कितने राष्ट्रों ने 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन है 51, 52, 61 और 64। तो सही उत्तर यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपसे हमने पहले चर्चा की कि संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर जो 26 जून 1945 को हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्र थे उनकी संख्या
50 थी। दोस्तों 51 इसमें दिया है, ये काफ़ी हद तक सही माना जा सकता है क्योंकि 50 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर 26 जून को किए थे। पोलैंड में सरकार का गठन नहीं हुआ था, इसलिए वो अपना प्रतिनिधि नहीं भेज सका था, उसका स्थान रिक्त छोड़ दिया गया था और वहाँ पर सरकार के गठन के बाद 15 अक्टूबर 1945 को पोलैंड ने चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय इसके प्रारंभिक सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो सही उत्तर है 50 सदस्य थे संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा प्रथम निशस्त्रीकरण दशक किसे घोषित किया गया था? प्रथम निशस्त्रीकरण दशक, तो सही उत्तर है 1970-80 के दशक को संयुक्त राष्ट्र के आम सभा द्वारा प्रथम निशस्त्रीकरण दिवस दशक घोषित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, एशिया का कौन सा भाग दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया या फिर मध्य एशिया। तो सही उत्तर है दोस्तों मध्य एशिया को दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है और पामीर का जो पठार है इसे पर्वतों की गांठ या दुनिया का छत कहा जाता है। इसकी स्थिति मध्य एशिया में है, इसलिए मध्य एशिया को दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसने कहा है कि जब तक मार्गेंथाउ के सिद्धांत का प्रभाव बना रहेगा तब तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन में कोई प्रगति संभव नहीं है? ये कथन किसका है? ऑप्शन है हाफमैन, बेनो वासरमैन, हेंस कार्लसन या फिर क्विंसी राइट। तो सही उत्तर है ये कथन बेनो वासरमैन का है। बेनो वासरमैन ने द साइंटिफिक प्रेटियंस ऑफ प्रोफेसर मार्गेंथाउस थ्योरी ऑफ आवर पॉलिटिक्स में लिखा है कि मार्गेंथाउ का सिद्धांत निरपेक्ष और अप्रामाणिक आवश्यकतावादी नियमों पर आधारित है और मानव प्रकृति संबंधी धारणा और अनुमानों पर आधारित धारणा मार्गेंथाउ के सिद्धांत को अवैज्ञानिक बना देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा है कि शक्ति का प्रयोग करने वाले तथा जिसके विरुद्ध शक्ति प्रयुक्त होती है इन दो तरह के राष्ट्रों के बीच का मनोवैज्ञानिक संबंध ही राजनीतिक शक्ति है? ऑप्शन है मार्गेंथाउ, कैटलिन, आर एस्टोनी या फिर लासवेल। तो सही उत्तर है ये कथन हैंस जे मार्गेंथाउ का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देतांत या डिटेंट शब्द जो है ये किस भाषा से लिया गया है? तो डिटेंट शब्द जो है फ्रेंच भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव की कमी। हिंदी में इसको तनाव शैथिल्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह एकमात्र देश जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का प्रत्याहरण किया है वो कौन सा है? ऑप्शन है आपके चीन, जर्मनी, इंडोनेशिया या यूथोपिया। तो सही उत्तर है इंडोनेशिया। दोस्तों शीत युद्ध के दौरान इंडोनेशिया को सोवियत संघ का समर्थक माना जाता था और 21 जनवरी 1965 को इसने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता को त्यागने की घोषणा की थी, जिसका कारण था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में न चुना जाना। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस को अस्थायी सदस्यता उसकी किस योग्यता के आधार पर दी गई थी? ऑप्शन है पूर्व सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य, विश्व में द्वितीय सर्वाधिक शक्तिशाली देश, क्षेत्र के संबंध में विश्व का सबसे बड़ा देश और दुनिया में सबसे प्राचीन सभ्यता। तो सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस को अस्थायी सदस्यता पूर्व सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्य के रूप में दी गई थी। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के लिए कौन सा नेता प्रमुखतः उत्तरदायी है? तो सही उत्तर है दोस्तों सोवियत संघ के विघटन के लिए मिखाइल गोर्बाचोव। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, गोर्बाचोव की जो ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका नीतियां थीं वो काफ़ी हद तक सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी थीं और सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध का समाप्ति भी हो गया था। अगला प्रश्न है, भारत सोवियत संघ शांति, मैत्री और सहयोग संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो आपको याद होना चाहिए ये था वर्ष 1971। भारत सोवियत संघ शांति, मैत्री और सहयोग संधि जो हुई थी ये अगस्त 1971 में हुई थी। अगला प्रश्न है, हित समूह पाए जाते हैं केवल लोकतांत्रिक देशों में, पूंजीवादी देशों में, सर्वाधिकारीवादी देशों में और सभी देशों में? दोस्तों हित समूह जो होते हैं वो लगभग सभी देशों और सभी राजनीतिक प्रणालियों में पाए जाते हैं।
अगला प्रश्न है, मार्गेंथाउ के अनुसार राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? ऑप्शन है आपके राजनय, प्रचार और राजनीतिक युद्ध, राष्ट्रीय नीति के आर्थिक साधन और युद्ध। तो मार्गेंथाउ एक यथार्थवादी विचारक हैं और राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण साधन वो राजनय यानी कूटनीति या डिप्लोमेसी को मानते हैं। युद्ध जो है ये राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि का जो है अंतिम साधन माना जाता है। अगला प्रश्न है, परमाणु अप्रसार संधि से अलग होने वाला प्रथम देश कौन सा था? ऑप्शन है आपके चीन, क्यूबा, उत्तरी कोरिया और कनाडा। तो सही उत्तर है परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो 1968 में जिस पर हस्ताक्षर किए गए थे, उससे अलग होने वाला पहला देश उत्तरी कोरिया था। दोस्तों, उत्तरी कोरिया 1985 में इस संधि में शामिल हुआ और जनवरी 2003 में उसने इस संधि से अलग होने की घोषणा कर दी थी। अगला प्रश्न है, स्टीवन रोजन और वाल्टर जोन्स के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ऑप्शन है भूगोल, विचारधारा, जनसंख्या और नेतृत्व। दोस्तों, ऐसे तो राष्ट्रीय शक्ति के ये सभी तत्व जो हैं, भूगोल, इतिहास, विचारधारा, जनसंख्या, नेतृत्व, सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन स्टीवन रोजन और वाल्टर जोन्स नेतृत्व को राष्ट्रीय शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण साधन मानते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोपियन एकता आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इम्पॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार कर दे रहा हूँ। यूरोपियन एकता आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है आपके चार्ल्स डी गाल, कोर्नार्ड एडेन्योर, जीन मोनेट या रॉबर्ट शूमैन। तो सही उत्तर है रॉबर्ट शूमैन को यूरोपियन एकता का वास्तुकार माना जाता है। ये वर्ष 1948 और 1952 में फ्रांस के विदेश मंत्री रहे थे और जीन मोनेट के सहयोग से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध जो है शूमैन प्लान तैयार किया और 9 मई 1950 को प्रकाशित किया। उनको अब यूरोपीय संघ के जनक के रूप में भी माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, भारत पाकिस्तान संदर्भों के संबंध में कुछ कथन हैं, उन पर विचार कीजिए। शक्तिशाली राज्य द्विपक्षीय बातचीत को विशेष प्राथमिकता देते हैं, जबकि कमज़ोर राज्य बहुपक्षीय पद्धति को चाहते हैं। ये सही नहीं है। शक्तिशाली राज्य कमज़ोर राज्य को दूर रखना चाहते हैं, जबकि कमज़ोर राज्य शक्तिशाली राज्यों के साथ प्रगाढ़ राजनीतिक और आर्थिक संबंध चाहते हैं। सही है। और शक्तिशाली राज्य अन्य राज्यों के समर्थन लेकर अपनी ताकत को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जबकि कमज़ोर राज्य शक्तिशाली राज्यों पर शक्ति का दबाव डालते हैं। तो ये भी सही है। तो देखिए, यहाँ पर उपर्युक्त कथनों में से 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाटो और वार्सा के मध्य निशस्त्रीकरण संधि कब की गई थी? ऑप्शन है आपके 1990, 1991, 1992 और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों 19 नवंबर 1990 को पेरिस सम्मेलन में नाटो और वार्सा के मध्य शस्त्र कटौती संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें अमेरिका और सोवियत संघ दोनों गुटों ने अपने हथियारों में कटौती करने का निर्णय लिया था। अगला प्रश्न है, यूगोस्लाविया का 5 पृथक राज्यों में विखंडन शीत युद्ध के अंत को चिन्हित करता है। निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन से नए राज्यों के सही स्वरूप को बताता है? तो सही उत्तर है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यूगोस्लाविया से विघटित जो राष्ट्र थे उनका नाम है स्लोवेनिया, क्रोएशिया, मेसिडोनिया, बोस्निया हर्जगोविना, मोंटेनेग्रो और सर्बिया। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यूगोस्लाविया से विघटित राज्यों का सही क्रम है, सबसे पहले स्लोवेनिया, फिर क्रोएशिया, फिर मैसिडोनिया, फिर बोस्निया, उसके बाद हर्जगोविना, मोंटेनेग्रो और सर्बिया हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विदेश नीति में अधिकतम राष्ट्रीय स्वायत्तता के सिद्धांत की पुष्टि गुटनिरपेक्ष आंदोलन है। ये कथन है, ये सही है। कारण में है कि बगैर अपनी पहचान को खोए दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अंतर क्रिया गुटनिरपेक्षता की भावना ने की थी। तो दोस्तों, इस प्रश्न में कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी इंटरनेशनल रिलेशन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, विदेश नीति, आर्थिक नीति, सामाजिक नीति या फिर देशी नीति। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को विदेश नीति भी कहा जाता है और विदेश नीति को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का पर्याय माना जाता है। हालांकि ये दोनों अलग चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में उसको विदेश नीति ही माना जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये सामान्य जीएस का भी प्रश्न है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है उसकी स्थापना आप जानते हैं 10 दिसंबर 1948 को हुई थी, लेकिन भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी और अक्टूबर 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, मैग्ना कार्टा किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन है 1210, 1215, 1315 या फिर 1415। तो सही उत्तर है मैग्ना कार्टा 1215 में पारित किया गया था। दोस्तों, मैग्ना कार्टा को स्वतंत्रता का अधिकार पत्र भी कहा जाता है। किंग जॉन द्वारा जून 1215 को पारित किया गया था और इसके कुछ कानून आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसमें बिना निष्पक्ष सुनवाई को किसी को सजा नहीं दी जा सकती, गलत तरीके से कर चुकाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और अमेरिका के 1776 के लिखित संविधान में मैग्ना कार्टा के कुछ भागों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा विचारक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नव यथार्थवाद यानी नियो रियलिज्म से संबंधित है? ऑप्शन है आपके केनेथ वाल्ट्ज, हैंस मार्गेनथाउ, रेनहोल्ड नेबुर या जॉन रगी। तो सही उत्तर है नव यथार्थवाद केनेथ वाल्ट्ज से संबंधित है और केनेथ वाल्ट्ज की रचना है थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा है कि शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य तत्व है? तो सही उत्तर है मार्गेनथाउ का कथन है कि शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य तत्व है। और दोस्तों, मार्गेनथाउ एक यथार्थवादी विचारक हैं और उनकी पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स एमंग नेशंस। अगला प्रश्न है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के यथार्थवादी सिद्धांत का अंग नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, राज्यवाद, सामूहिक हित, सुरक्षा और अस्तित्व। तो सही उत्तर है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के यथार्थवादी सिद्धांत का अंग सामूहिक हित नहीं है, क्योंकि प्रत्येक राज्य अपने सुरक्षा और अस्तित्व की बात करता है और सामूहिक हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के आदर्शवादी सिद्धांत से संबंधित है, इसलिए ये यथार्थवादी सिद्धांत का अंग नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सौदेबाजी सिद्धांत का आधार क्या है? देखिए, ऑप्शन है संधिवार्ता, राष्ट्रीय हित, युद्ध या फिर संघर्ष। तो सही उत्तर है सौदेबाजी सिद्धांत का आधार या बार्गेनिंग थियरी जो है उसका आधार संधिवार्ता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन मुख्यतः किस पर आधारित है? ऑप्शन देखिए, सत्ता की राजनीति, सामाजिक राजनीतिक संबंधों पर, ऐतिहासिक संबंधों पर या नैतिकता की राजनीति पर। तो सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन मुख्यतः सत्ता की राजनीति पर आधारित है और ये माना जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन सत्ता या शक्ति की राजनीति पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उद्देश्य उन क्रियाओं का अध्ययन करता है जिसके अंतर्गत राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए शक्ति के आधार पर संघर्षरत रहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन वैश्वीकरण को दर्शाता है? राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं का बढ़ता विलय, राजनीतिक अस्थिरता, सूचना का बढ़ता हुआ प्रवाह और बढ़ती हुई भौगोलिक अंतर्निर्भरता। तो 1, 3 और 4 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है जो वैश्वीकरण के विशेषताओं को दर्शाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानवाधिकारों की अवधारणा विशेष रूप से संबंधित है किससे? राजनीतिक समानता से, आर्थिक स्थायित्व से, मानव होने के नाते मानव की गरिमा से और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, मानव अधिकार या ह्यूमन राइट्स जो हैं वो मानव होने के नाते मानव की गरिमा से संबंधित है और ऐतिहासिक आधार पर मानवाधिकारों का उल्लेख सबसे पहले मैग्ना कार्टा में 1215 में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान विश्व परिदृश्य में एक नए परिवर्तन का उदय हुआ है, वो क्या है? ऑप्शन है आपके अमेरिकी प्राधान्य, रसिया की भूमिका,
समूह 77 की भूमिका और तीसरी दुनिया के देशों की भूमिका। तो सही उत्तर है वर्तमान में एक नए परिवर्तन का उदय हुआ है, वो है तीसरी दुनिया के देशों की भूमिका। और तीसरी दुनिया के देश जो हैं वो पूंजीवादी और साम्यवादी देशों से अलग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद औपनिवेशिक सत्ता से स्वतंत्र हुए राष्ट्र हैं, जहां पर अब इन देशों में अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि हो रही है। अगला प्रश्न है शीत युद्ध की समाप्ति का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन है द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति, 1949 की चीनी क्रांति, 1945 में जर्मनी का विभाजन या फिर सोवियत संघ का विघटन। तो दोस्तों शीत युद्ध की समाप्ति का प्रमुख कारण सोवियत संघ का विघटन माना जाता है। 1991 में रूस के विघटन के बाद अमेरिका विश्व में सर्वशक्तिशाली राष्ट्र बना और इसी के साथ शीत युद्ध की समाप्ति भी हो गई थी। अगला प्रश्न है कौन से निर्णयों में संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है? ऑप्शन देखिए, शांति और सुरक्षा, नए सदस्य राज्यों का प्रवेश, बजट संबंधी मामले या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी मामले जो हैं इनके निर्णयों में संयुक्त राष्ट्र के सामान्य सभा की 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। इन सभी विषयों से संबंधित निर्णयों में महासभा को 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित संगठनों में कौन सा शांति की संस्कृति को प्रोत्साहित करता है? ऑप्शन है ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन फॉर एजुकेशन साइंस एंड कल्चर, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड और UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो सही उत्तर है दोस्तों शांति की संस्कृति को प्रोत्साहित करता है यूनेस्को जो है ये शिक्षा विज्ञान और संस्कृति पर जो है संयुक्त राष्ट्र का संगठन है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी और इसका मुख्यालय पेरिस में है। अगला प्रश्न पिछले प्रश्न से संबंधित है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व निशस्त्रीकरण सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन है आपके 1922, 1932, 1972 या 1993। तो सही उत्तर है 1932 में पहला विश्व निशस्त्रीकरण सम्मेलन जेनेवा में हुआ था और इस सम्मेलन में 60 देशों के प्रतिनिधियों ने बड़ी सेना और नौसैनिक बल बनाए रखने वाले सभी दल शामिल थे। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ब्रिक्स देशों में कौन सम्मिलित हैं? ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो सही उत्तर है ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ऑप्शन डी ये आपके ब्रिक्स देशों में शामिल हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील में कब किया गया था पहली बार? तो ये सही उत्तर है वर्ष 2010 में ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन शुरू हुआ था या प्रारंभ हुआ था। शीत युद्ध वाक्यांश मूलतः किससे संबंधित था? तो दोस्तों शीत युद्ध या कोल्ड वार वाक्यांश संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य वैचारिक जो है तनाव की स्थिति को दर्शाता है। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण, एक सभी के लिए और सभी एक के लिए, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन सामूहिक सुरक्षा का रक्षक है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपके पामर पर्किंस, मार्गेनथाउ, स्लीचर और आर्गेन्स्की। तो सही उत्तर है दोस्तों सामूहिक सुरक्षा के बारे में एक सभी के लिए और सभी एक के लिए सामूहिक सुरक्षा का रक्षक है, ये कथन मार्गेनथाउ का है। अगला प्रश्न दोस्तों ये GS से भी संबंधित है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी संगठन है, इसका कार्यक्षेत्र क्या है? तो सही उत्तर है एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकारों के संरक्षण से संबंधित मामलों को देखता है और इसकी स्थापना पीटर बेंसन ने जुलाई 1961 में लंदन में की थी। इस संगठन का मुख्यालय लंदन में है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो ILO या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो सही उत्तर है वर्ष 1919 में ILO की स्थापना हुई थी। इसका मुख्य कार्य जो है जो मजदूर हैं उनका रहन सहन स्तर, उनकी मजदूरी श्रम की दशाओं को सुधारना है
और ILO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य यानी टेम्परेरी सदस्य होते हैं? तो सही उत्तर है 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही आसान, कई बार परीक्षाओं में पूछा है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य हैं और ये देखिए कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो उनकी संख्या 5 है। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने अवधि के लिए चुने जाते हैं? तो सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और यदि ये प्रश्न पूछता है थोड़ा सा फंसाने के लिए कि सुरक्षा परिषद के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो सही उत्तर है अस्थायी 5 और 10 अस्थायी सदस्य जो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद चुने जाते हैं, तो ये कुल संख्या हो जाएगी 15। सही उत्तर आपका हो जाएगा सुरक्षा परिषद के कुल सदस्य 15 होते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? ऑप्शन है भारत, अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन। तो भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, हालांकि ये अस्थायी सदस्यता के अपने दावे को प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठकें होती हैं? तो ये सामान्य प्रश्न है, 1 वर्ष में 1 बार संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठकें होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र का प्रधान अंग है? देखिए, ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, आर्थिक और सामाजिक परिषद या फिर आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 6 अंग हैं और इनमें से एक महत्वपूर्ण इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, यानी आर्थिक और सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का 6 अंगों में से एक महत्वपूर्ण अंग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो सही उत्तर है सामान्य सभा, महासभा या जिसको जनरल असेंबली कहा जाता है, ये संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग है और दुनिया के 193 देश इसके सदस्य हैं। प्रत्येक सदस्य देश इस सभा में 5 प्रतिनिधि और 5 वैकल्पिक प्रतिनिधि भेज सकता है। अगला प्रश्न आपकी सामान्य जानकारी के लिए है, कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, सचिवालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो दोस्तों, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, सचिवालय ये सभी संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन राष्ट्र का अंग नहीं है। अगला प्रश्न है, विश्व संगठन के चार्टर में संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने प्रधान अंगों का उल्लेख है? तो सही उत्तर है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में इसके 6 प्रधान अंगों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा विशिष्ट अभिकरण नहीं है? ऑप्शन देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ और अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक विकास संगठन यानी UNIDO। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 अंगों में से एक है। तो विशिष्ट अभिकरण है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यहाँ पर नहीं जो प्रश्न है वो गलत है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो 6 अंगों में से एक महत्वपूर्ण अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ये नीदरलैंड के द हेग में है और 6 अंग इसके जो हैं, महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, न्यास परिषद और सचिवालय हैं। इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो आप संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग जो हैं उनको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि इस पर कई प्रश्न आधारित हैं। सिक्योरिटी काउंसिल है सुरक्षा परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल न्यास परिषद ये भी है, यूनेस्को नहीं है और सिक्रेटरीट है। तो सही उत्तर है यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय कहाँ स्थित है?
तो सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय या मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के किस सदस्य को निषेधाधिकार या वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है। तो आप आश्वस्त हो लें या जान लें कि वीटो पावर या निषेधाधिकार की शक्ति जो है वो केवल 5 परमानेंट मेंबर्स को मिली हुई है। 5 परमानेंट मेंबर में चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका हैं। जर्मनी इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूएन सुरक्षा परिषद में वीटो या निषेधाधिकार क्या है। ऑप्शन देखिए, सभी सदस्यों के लिए सकारात्मक वोट, नहीं। आक्रामक देशों के लिए नकारात्मक वोट, नहीं। महासचिव के लिए वोट, ये भी नहीं है। सही है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों द्वारा नकारात्मक वोट की कार्यप्रणाली, इसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का वीटो पावर कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस, इसमें कुल कितने न्यायाधीश होते हैं। तो सही उत्तर है दोस्तों आईसीजे में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। 15 न्यायाधीश ये महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष होता है। इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीशों का कोरम या गणपूर्ति है वो 9 होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है। तो ये 9 वर्ष होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो आप जानते हैं महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को निर्वाचित किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गणपूर्ति के लिए न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है। तो सही उत्तर है कुल जो है न्यायाधीश 15 होते हैं, जबकि कोरम के लिए 9 न्यायाधीश जरूरी हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, देखिए ये कई बार परीक्षाओं में पूछा है। द हेग, नीदरलैंड में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो सही उत्तर है जिनेवा में। दोस्तों WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रसंघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 2 संगठन हैं, लीग ऑफ नेशंस। दोस्तों लीग ऑफ नेशंस जो है ये राष्ट्र संघ है, इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। तो सही उत्तर है 1920 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी। जिस प्रकार से यूएन जो यूनाइटेड नेशंस है वो अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने इसका नामकरण किया था, उसी प्रकार राष्ट्र संघ का नामकरण अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन ने किया था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ को मुख्यतः किस संगठन का परवर्ती रूप माना जाता है। तो सही उत्तर है लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस या राष्ट्र संघ का परवर्ती संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ को माना जाता है। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 1920 में हुई थी और 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी। दोस्तों अगला प्रश्न भी यही है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, तो ये जो तिथि है आप याद रखिएगा, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और संगठन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया, जिसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय और इसके विभिन्न महत्वपूर्ण अंगों तथा सुरक्षा परिषद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, न केवल राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए बल्कि सामान्य अध्ययन के लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विस को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।